वो ऑनलाइन है, आवाज आ रही है सबको? अभी आवाज आ रही? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है सबको? हेलो? हाँ, सभी को नमस्कार। कौन कौन जुड़ा है के बताएं। हेलो? कौन कौन जुड़ा है कमेंट करके बताएं। और हाँ मैम, श्वेता मैम और हैं। देख नहीं पा रहा हूँ। सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम क्लास शुरू करते हैं, पहले और लोगों को भी जोड़ जाने देते हैं। और भी लोग जुड़ सकते हैं। वे 3 ही लोग जुड़े हैं, 5 लोग हो गए। जो भी लोग जुड़ते जाएं वो कमेंट करते जाएं, चैट करते हैं। हेलो? जो भी लोग जुड़ते जाएं अपने कमेंट करते जाएं। हाँ, दीप सर जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर। और कौन कौन जुड़ा है? बढ़िया है सर, आप बताएं आप कैसे हैं? राम जी जो और लोगों को जुड़ाने दे थोड़ा। चलो और लोगों को भी जुड़ जाने देते हैं, फिर शुरू करते हैं। और कौन कौन जुड़ा है कमेंट करें। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह से। पहला क्वेश्चन है, एक कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। काउंसलिंग या अन्य मेरी समस्याओं के बारे में बात करने से कोई भी मदद नहीं मिल रही। दूसरा ऑप्शन है, परामर्शदाता प्रभावी होने के लिए केवल एक ही बैठक सिटिंग करता है। तीसरा ऑप्शन है, व्यक्तिगत समस्याओं के शिक्षार्थियों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है, छात्रों को केवल इसीलिए परामर्श मिलता है क्योंकि विद्यालय में परामर्शदाता है। तो आप लोग ऑप्शन पे कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ मैम का आंसर आ गया है सी, सही। और कौन कौन रिप्लाई करते हैं? और लोग भी आंसर कीजिए। शिखा मैम का आ गया है आंसर सी। बाकी लोग भी आंसर करें सी। चलो राम जी का भी आंसर आ गया है, श्वेता का आंसर भी आ गया है। और भी लोग कमेंट करें। तो यहां पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है, सी ऑप्शन है। क्योंकि जो व्यक्तिगत समस्याएं, अगर घर की जो समस्याएं हैं, बच्चे के फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या फिर आस पड़ोस के लोग उसको कोई परेशानी है, उनकी वजह से कोई परेशानी है, तो इस कारण उसकी जो एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है।
है ना। तो इसीलिए ये जो वाक्य है वो ऑप्शन 3 सी के लिए यहां पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, मानव विकास एक खाली स्थान प्रक्रिया है। और ये थोड़ा क्या हो रहा है, सही है, चलो अब सही दिखने लगा, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मानव विकास एक खाली स्थान प्रक्रिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, अव्यवस्थित, सेरोरेडिक, दूसरा ऑप्शन है यथाच्छाद्रिक, रैंडम, संचयी और अनिरंतर। तो आप लोगों को आंसर करना है कौन सा आंसर सही होगा। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। श्वेता का आंसर है बी, और लोग आंसर करें सी, शिखा मैम, और करें आंसर आप लोग सी, रामजी सी, दीप सर, सोनी सी, और कोई आंसर। और कोई आंसर आ रहा है क्या? नहीं, और कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संचयी। संचय का अर्थ होता है परिणाम आदि की दृष्टि से निरंतर होने वाली प्रक्रिया को क्यूमुलेटिव या संचयी प्रवृत्ति प्रक्रिया कहते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, और इसको जो संचयी है वो यही बताता है कि ये परिणाम के साथ ये निरंतर चलती रहती है प्रोसेस। तो इसीलिए इसको संचयी प्रोसेस या क्यूमुलेटिव कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गेंग एज भी कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, किशोर अवस्था, वयस्क, प्रारंभिक बचपन और पश्च बचपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। ए बता रहे हैं और आंसर करें ए। अभी इस क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है। डी, शिखा जी का डी आया, राम जी का ए आया, और धर्मेंद्र जी का सी आया। और करें आंसर। और अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, हाँ इसका ए आया गुप्ता जी का। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्च बचपन, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहते हैं, और इसको क्वेश्चनियर एज भी कहते हैं। इसको आप याद रखें कि जो बच्चे होते हैं वो जब वो लेटर चाइल्डहुड में, अर्लियर चाइल्डहुड में होते हैं, तो वो सभी को अपना दोस्त मानते हैं। फिर जैसे जैसे वो फर्स्ट लेटर चाइल्डहुड में आते हैं तो वो अपने एक ग्रुप बना लेते हैं। लड़के लड़कों के साथ ग्रुप बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ ग्रुप बनाते हैं और रहते हैं, इसीलिए इनको गैंग एज कहते हैं। और वो पर्टिकुलर अपने जैसे लोग ढूंढते हैं, अपने जैसे दोस्त ढूंढते हैं, और इस समय पर उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि वो क्या हैं, कैसे वो करें, और क्या चीज कैसे होती है। तो इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटर चाइल्डहुड। तो यहां पर जो शिखा जी हैं उनका करेक्ट आंसर है। तो हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, भावनात्मक विकास खाली स्थान का हिस्सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्रियात्मक मोटर विकास, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन है मनोसामाजिक विकास, और चौथा ऑप्शन है संवेदी सेंसरी विकास। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन 4 का आंसर करें। शिखा जी का आ गया सी आंसर, राम जी डी, मालवीय जी बी,
श्वेता जी डी, बाकी लोग भी आंसर करें। गुप्ता जी भी, और कोई आंसर कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सी। यहां पर मनोसामाजिक विकास जो है ना, भावनात्मक विकास का एक हिस्सा होता है। जो मनोसामाजिक विकास की सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन ने, तो उनके अनुसार क्या था कि मानव का जो विकास है वो 8 स्टेजेस में होता है, और प्रत्येक स्टेजेस में उनकी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, जिनसे निकलकर वो आगे बढ़ते हैं। और इन परेशानियों के कारण जो उनमें कुछ भावनात्मक चेंजेस आते हैं, कुछ जो इमोशनल वो रूप से प्रभावित होते हैं, और उनसे जो समस्याएं उनके सामने आएंगी तब उनसे वो लड़ते हैं, और इस टाइप से उनमें भावनाएं जगती हैं। तो इसलिए जो भावनात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, उसको मनोसामाजिक विकास का एक हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 है, लिंग का सामाजिक निर्माण लिंग का वर्णन करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जैविक लिंग के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय। दूसरा ऑप्शन है जैविक लिंगों के आधार पर व्यवहार और विशेषताएं। तीसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष या महिला या इंटरसेक्स होता है। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक जैविक लिंग के लिए समाज द्वारा बनाई गई विशेषताओं के साथ एक सामाजिक पहचान। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन 5 का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन 5 का आंसर आ रहा है डी, श्वेता, शिखा डी, रामजी डी, मालवीय जी डी। और आंसर करें आप लोग। और कोई आंसर करेगा? तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ यानी डी आंसर सबका सही है। यहां पर जिन्होंने भी कमेंट किया है, प्रत्येक जैविक के लिए जैविक लिंग के समान समाज, मतलब इसमें क्या पूछा गया है, समाज के आधार पर लिंग की परिभाषा एक तरह से पूछी गई है। तो समाज के हिसाब से जो लिंग है उनकी जो विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है कि ये लोग, मतलब महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये ऐसे कपड़े पहनेंगे, महिलाएं वैसे कपड़े पहनेंगी, ऐसे रहेंगी घर में, पुरुष बाहर काम करेंगे, लड़कियां घर काम करेंगी। इस तरीके से कुछ ये पहचान बना दी जाती है उनकी जैविक लिंग की। तो इसको जो है ना सामाजिक परिभाषा के रूप में हम आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5 पर, क्वेश्चन 6 पर। सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास के इस स्वीकृति को देखा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पश्च पारंपरिक नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है परलौकिक नैतिकता, तीसरा ऑप्शन है पारंपरिक नैतिकता, और चौथा ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन 6 का आंसर, क्वेश्चन 5 का तो सभी का सही था। 6 का राम जी बता रहे हैं डी, और मालवीय जी सी बता रहे हैं, शिखा डी बता रही हैं, श्वेता जी बी बता रही हैं, और बताइए। और कोई आंसर कर रहा है? और किसी का यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है।
तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। तो जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो जो पहली जो चरण है वो होती है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। इस स्टेज पे बच्चे में नैतिकता नहीं होती। बच्चे में जो भी नैतिकता पाई जाती है वो इस आधार पर पाई जाती है कि उसको किस टाइप की सजा मिल रही है या पुरस्कार मिल रहा है। तो ये पनिशमेंट और पुरस्कार के आधार पर वो नैतिकता दिखाता है कि जैसे कोई मम्मी ने डांट दिया, अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो मम्मी डांट देंगी, मैं ये अच्छा काम करूंगा तो मम्मी मुझे शाबाशी देंगी। तो इस आधार पर उनकी नैतिकता होती है। वो नैतिकता नहीं जानते हैं इस स्टेज पर। तो इस स्टेज होते हैं पूर्व पारंपरिक नैतिकता की स्टेज। इसके बाद आती है परंपरा की नैतिक स्टेज, पारंपरिक नैतिकता, और तीसरी होती है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। तो यहां पर जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। 7th क्वेश्चन है अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण। ए बी का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद के लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ध्यान अभाव विकास, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन है स्वलीनता ऑटिज्म, चौथा ऑप्शन है गति समन्वय वैकल्य डिस्प्रैक्सिया। तो यहां पर हमें बताना है कि जो अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA होता है। क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। 7 का ए आंसर बता रहे हैं। और 7 का ए, राम जी 7 का ए, श्वेता जी 7 का ए। और बताएं। शिखा जी ए आंसर। और लोग बताएं। और लोग आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं। जो ABA है अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, वो यूज होता है स्वलीनता ऑटिज्म के लिए। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वलीनता क्या होती है? ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल बहुत ही कम सामाजिक हो पाता है, वो समाज में लोगों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता, उसकी आवाज ही नहीं निकलती, तो ये दिक्कत रहती है। तो ये अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA एक टाइप की थेरेपी है जो उनके जो व्यवहार को सुधारने में काम आती है। जैसे सामाजिक व्यवहार हो गया, बोलना कैसे होता है, पढ़ना कैसे होता है, उनकी जो मोटर स्किल है उसको बढ़ाता है। इस टाइप से ये एक थेरेपी होती है जिसके द्वारा बच्चों में सुधार किया जाता है, उनकी स्वलीनता ऑटिज्म में इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी। 7 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 8 पर। खाली स्थान कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। ऑप्शन देख लेते हैं। विशिष्ट, गतिशील विद्यालय की, तीसरा ऑप्शन है नियमित, और चौथा ऑप्शन है फ्लिप। इस क्वेश्चन का आंसर करें। इस क्वेश्चन का आ रहा है सी। 8 का सी मंगल जी, 8 का सी राम जी, 8 का सी श्वेता जी, 8 का सी। और लोग भी आंसर करें। हम इस सीरीज में 500 क्वेश्चन यहां पर करेंगे, हर बार डेली ये सीरीज चलेगी। तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बजे यहाँ पर दोपहर में ये सीरीज आप चलने वाली है। तो आप सब यहाँ पर जुड़ें और लोगों से भी कहें कि वो लोग भी इस सीरीज से जुड़ें। लगातार हम 500 क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे, अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप जुड़ें जरूर। 2 बजे यहाँ पर क्लास चलेगी। मैं शेड्यूल और अच्छे से तैयार कर लूँगा और बेहतर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी करूँगा जिससे और सही थोड़ा सा हो जाए स्थिति।
आज पहली क्लास है तो थोड़ा क्षमा कर दें, थोड़ा सा अगर कुछ हो रहा हो, दिक्कत हो रही, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ जी मंगल जी, काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है, अब रेगुलर होगी क्लास, अब यहाँ पर लाइव सेशन ही चलेगा अपना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर नियमित कक्षा हो जाएगी। नियमित कक्षा में है ना, जो आपकी विश्वव्यापी प्रचलन है कि जो एकीकरण कक्षा, मतलब समावेशी कक्षा में लोगों को एक साथ जोड़ना होता है कि जो विकलांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उनके लिए सबको, जो नॉर्मल सामान्य बच्चे हैं उनके साथ जोड़कर एक ही जीवन की एक ही धारा में उनको ले जाने का प्रयास किया जाता है समावेशी शिक्षा में। तो और ये विश्वव्यापी प्रचलन में आ गई है अभी, तो ये नियमित कक्षा में होगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ पर कुछ कमेंट आ रहे हैं, उनको पढ़ लेते पहले। हाँ जी, आप डेली लेते आइए शिखा जी, आपको जब भी। हाँ जी सर, अब पता है आप सर जुड़े हुए हैं मंगल जी। हाँ हाँ, अभी और आंसर कीजिए, अभी क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं शिखा जी। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पर। यदि किसी बच्चे का तेजी से वजन कम हो रहा हो और दिन भर कुछ न खाता है, तो उसमें कौन सा विकार पाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है मोटापा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और तीसरा ऑप्शन है टिक विकास, और चौथा ऑप्शन है अनिद्रा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। 9 का बी लगा रहे हैं श्वेता जी, बी मालवीय जी, शिखा जी भी, और भी लोग आंसर करें। डी एब्सोल्युटली राइट बोल रहे हैं मंगल जी। ऑप्शन बी बोल रहे हैं राम जी। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं तो ये जो विकार है, इसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि लोगों को ऐसे ही भ्रम होता है कि उनका वजन बढ़ रहा है और वो मोटे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उन्हें सिर्फ भ्रम होता है, और इस भ्रम में वो खाना छोड़ देते हैं, वो डाइटिंग पे चले जाते हैं। और ये ज़्यादातर बीमारी महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है, फीमेल्स में, कि वो इस टाइप के से सोचती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया? उत्तर करिए आप लोग इस क्वेश्चन का। हाँ, यहां पर बी आंसर हो रहा है। हाँ जी, अच्छे से आंसर कीजिए मंगल जी। बी आंसर बता रहे हैं राम जी, श्वेता जी भी बी आंसर बता रही हैं, और बिल्कुल बी आंसर। तो यहाँ पर सब लोग बी आंसर बता रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर बी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, स्कैफ फोल्डिंग। इसको हम मचांग कहते हैं। एक टाइप की सीढ़ी होती है जो एक टेम्पररी हेल्प होती है। जब बच्चा थोड़ा सा चलने लगता है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, थोड़ा कुछ सीख जाता है, तब ये जो टेम्पररी हेल्प है, स्कैफ फोल्डिंग है, मचान है, उसको हटा लिया जाता है। फिर बच्चा अपने आप से खुद से काम करके वो एरिया को वो पार कर जाता था जहां तक वो मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको पहुंचना होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 11th पर। 11th क्वेश्चन है, छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में खाली स्थान के रूप में संलग्न होना चाहिए। जो समस्या, ऑप्शन है संचार का अनुभव, दूसरा ऑप्शन है प्रासंगिक अनुभव, तीसरा ऑप्शन है कार्य अनुभव, और चौथा ऑप्शन है सहयोग का अनुभव। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है
कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान कौन से जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसमें जो है ना समस्या सुलझाना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। 11 का डी बोल रहे हैं, मालवीय जी बी बोल रहे हैं, और लोग बताएं। शिखा जी डी, और बताएं। बी राम जी बी, डी श्वेता जी। चलो अब मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो बी आंसर लोग बोल रहे हैं वो आंसर यहां पर सही हो जाएगा। प्रासंगिक अनुभव जो है ना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे को अगर उससे संबंधित चीजें या फिर उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है या फिर प्रैक्टिकली कोई चीज वो सॉल्व करता है तो वो अच्छे से समस्या को सॉल्व करने लगता है, अच्छे से प्रॉब्लम को वो देख पाता है कि कैसे प्रॉब्लम आती है और उसे कैसे सॉल्व करना होता है। प्रासंगिक रूप से जो आसपास की चीजें हैं उन पर वो कॉन्सेप्ट लगाने लगता है और उस हिसाब से वो सॉल्व करने लगता है। जो प्रैक्टिकली देखता है तो वह अच्छे से सीख पाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। जो प्रासंगिक अनुभव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, समस्या सुलझाने के कौशल में। तो यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 11 का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 12 पर। एक फाइनेंस के रूप में अच्छा करने के लिए, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन 12। एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। संगीतमय बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है गतिक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है विशेष बुद्धि और चौथा ऑप्शन है तार्किक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। मंगल जी, जैसे आपके पास कोई प्रसंग है, मतलब आसपास कोई चीज वो देख रहा है बच्चा, प्रासंगिक रूप से कॉन्सेप्ट चीजों को देख रहा है तो वो ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, ना कि सहयोग करके। तो इसलिए यहां पर ज्यादा बी ऑप्शन ज्यादा सही है। कॉन्सेप्चुअली जो व्यवहार में उसके आते हैं आसपास की चीजें हैं उन टाइप से अच्छे सॉल्व कर पाएगा, इसलिए यहां पर बी आंसर होगा। 12th का सी बोल रहे हैं मंगल जी, 12th का सी बोल रहे हैं विशेष बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। ए बोल रहे हैं 12th का सी। डी श्वेता जी डी। तो इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा जल्दी कर लेते हैं अभी। तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तार्किक बुद्धि। लॉजिकल इंटेलिजेंस है ना वो फाइनेंसर क्या कहता है, मनी को मैनेज करता है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, मनी को कैसे उपयोग करना है, ये सब चीजें करता है। तो वो क्या लगाएगा, वो लॉजिक लगाएगा कि यहां पर लगाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा और इस टाइप से होगा। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, शिक्षकों को समग्र रूप से समावेशी शिक्षण के प्रति खाली स्थान रवैया रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है नकारात्मक, पहला ऑप्शन है सकारात्मक, दूसरा ऑप्शन है नकारात्मक, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है निष्पक्ष। 13 का ए बोल रहे हैं। ए शिखा जी, राम जी ए, रक्षंदा जी ए, मंगल जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप सब लोग ए बोल रहे हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकारात्मक। पॉजिटिव अगर बिहेवियर वो रखेगा, पॉजिटिव रवैया अगर वो रखेगा, तभी जब वो डिसेबल पर्सन आ रहे हैं सामान्य बच्चों के साथ, उनके साथ वो अच्छा व्यवहार कर पाएगा और वो बच्चे अच्छे से चीजें सीख पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव रवैया रखना चाहिए। वैसे तो समावेशी शिक्षा में ही नहीं, हर जगह पॉजिटिव रवैया ही रखना चाहिए लोगों को, शिक्षकों को खासकर।
तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पहलू नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, जैविक, प्री प्रोग्रामिंग, दूसरा ऑप्शन है स्थायित्व, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है अनुभव। आंसर कीजिए क्वेश्चन 14 का। ए श्वेता जी ए, 14 का शिखा जी बी, ए राम जी, मालवीय जी बी, ए। चलो तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक प्री प्रोग्रामिंग। तो यहां पर जो अधिगम है लर्निंग वो प्री प्रोग्राम नहीं होती है, तो पहले से ही सीख के आ रहे हैं, बायोलॉजिकली हम पहले से ही कुछ सीखे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। जो अधिगम होता है ना वो स्थायी रहता है। व्यवहार में परिवर्तन, ये सब बोलते हैं लोग, जो व्यवहारवादी बोलते हैं कि अगर जो अधिगम तभी मानी जाती है उनके हिसाब से अगर लोगों के बिहेवियर में चेंज आए। निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन देख लेते हैं, अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चितता की अहिष्णुता, सहिष्णुता, सही लिख दो, विचारों पर नियंत्रण। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। फिफ्टीन का क्वेश्चन का आंसर बताएं। ओसीडी, ओसीडी का यहां पर मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें इस टाइप की बीमारी में क्या होता है कि कोई काम में है ना अपने को बाध्य हो जाते हैं कि कंपल्सरी, जैसे कुछ अपने कई बार लोगों को ये रहता है कि हमें हाथ धोना है, उनकी आदत हमेशा यही रहती है, अरे उन्होंने हाथ धोए कि नहीं, हमेशा चिंता में रहते हैं कि उन्होंने ये काम किया कि नहीं। किन्हीं लोगों को झाड़ू लगाने या सफाई करने की बहुत आदत होती है, थोड़ी थोड़ी देर में वो सफाई करते हैं, अरे गंदा हो गया, उन्हें तुरंत गंदा दिखने लगता है। तो ये कंपल्सिव डिसऑर्डर है, मतलब बाध्य हो जाते हैं लोग कोई काम करने के लिए ना, उनको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं ये मेरे से ये नहीं हो पाता है, मुझे फिर से ध्यान देना चाहिए इसमें, तो ये भी ठीक है। अनिश्चितता की अहिष्णुता, ये भी ठीक है, लेकिन जो विचार पर नियंत्रण है वो यहाँ पर ऑप्शन 4 वो नहीं होगा, प्रभावित नहीं होता, विचारों पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए आंसर 15 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 16, किसने पूर्णता और एकता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आत्म सिद्धि शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए अल्फ्रेड एडलर, दूसरा ऑप्शन है अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो, तीसरा ऑप्शन है कर्ने हॉर्नी और चौथा ऑप्शन है कार्ल जुंग। क्वेश्चन 16 का आंसर करें। सिक्सटीन का ए बता रहे हैं। और रामू जी कोई बात नहीं, अब कल से सही टाइम पे जुड़ जाइएगा। आप लोगों ने शायद वो वाला वीडियो नहीं देखा है मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देते। थ्योरी के वीडियो भी जरूर देखें, अच्छा से मैंने वो वहां पर एक्सप्लेन किया है। शिखा जी आपने भी नहीं देखा मोटिवेशन का वीडियो, जरूर देखें, थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग आंसर करें। क्लास के बाद आप जरूर देख लें मोटिवेशन का वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था।
चलो मैं बता देता हूं, जो आत्मसिद्धि का ये बात की है अब्राहम मैस्लो ने, हैरोल्ड मैस्लो। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जो आवश्यकता का अनुक्रम दिया था, मैंने डिटेल में अपनी अभिप्रेरणा की थ्योरी में बताया हो, वैसे भी मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप उस थ्योरी को ज़रूर देख लें। और क्यों कहते हैं आत्मसिद्धि को, आपको वहीं पता चलेगा कि है ना, एक बार जो फुल पोटेंशियल तक वो लोग पहुंच जाते हैं, सबसे टॉप लेवल जो उनका अनुक्रम का सबसे टॉप लेवल होता है आत्मसिद्धि, वहां तक फुल पोटेंशियल तक लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद कोई लेवल नहीं बचता है। इसीलिए उन्होंने आत्मसिद्धि बोला है, शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण के रूप में एक स्थिति की धारणा अपने हिस्सों के सभी रूप बेहतर समझ देती है और अंतर्दृष्टि की घटना, क्या लिखा है, संपूर्ण रूप से एक स्थिति की धारणा अपने हिस्सों के सभी रूप बेहतर समझ देती है और अंतर्दृष्टि की घटना को संभव बनाती है। अधिगम की किस विधा को इस आधार, क्वेश्चन आ गए आधार के, तो इस क्वेश्चन का आंसर करें। 17 कभी बता रहे हैं, अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम, बी ऑप्शन सही। चलो जो भी लोग भी बी ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं वो सही लग है। यहाँ पर रामू जी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम। आप लोगों को कमेंट की वजह से क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा दिख नहीं रहा था तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कोहलर हैं उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जब वो वन मानुष था तब उसने आसपास की अपनी सारी चीज़ों को देखा, फिर उसमें अचानक से सूझ आई और उसमें जो अचानक से वो अंतर्दृष्टि जागी, सूझ मतलब अंतर्दृष्टि जागी, और उसने जो केले ऊपर टंगे हुए थे उन चीज़ों को लगाकर जोड़कर उन केलों तक पहुंचा वो, तो इसलिए इसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण स्थिति को एक मानकर फिर अंतर्दृष्टि आना, तो इसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम। तो ऑप्शन 17 का ए बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गौण यौन विशेषता है जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है? इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। पढ़ने में परेशानी हो रही है? तो अगली बार और थोड़ा सही से करेंगे, थोड़ा सही सेटअप करेंगे, तो जिससे पढ़ने में परेशानी ना हो। अगर पढ़ने में परेशानी हो रही हो तो आप थोड़ा क्वालिटी अच्छी कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर है भी दे रहे हैं शिखा जी, और लोग आंसर करें। और 18 का सी हो रहा है, सी बता रहे हैं राम जी, और लोग आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का मैं बता दूं कि जो सेकेंडरी जो यौन विशेषता है वो होती है शरीर के बालों का बढ़ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो अंडाशय का विकास, रजोदर्शन, आवाज का गहरा होना, ये प्राइमरी विशेषताएं हैं फीमेल्स की। तो इसलिए जो सेकेंडरी विशेषताएं हैं वो है शरीर के बालों का बढ़ना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में आंतरिक प्रेरणा का अभ्यास कैसे करा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कक्षा के अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए कक्षा नीतियां और नियम निर्धारित करके। दूसरा ऑप्शन, उच्च लक्ष्य निर्धारित करके और उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए अभ्यास कराना। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों को अपने कार्यों का चयन करने और स्वतः काम करने की अनुमति देकर। और चौथा ऑप्शन है, छात्रों को पसंदीदा विकल्प
बनाने और उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेह रखने की अनुमति देकर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। डी आंसर आ गया, डी। डी आंसर 19 का डी। हाँ, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि अगर बच्चा को कोई चीज़ पसंद है तो वो इंटरनली मोटिवेटेड होगा, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होगा। अगर वो बाह्य रूप से अगर हम उसे मोटिवेट करेंगे कुछ पुरस्कार देके या दंड देके, तो वो इतना ज़्यादा देर तक मोटिवेशन नहीं रहेगा। जबकि अंदर से जब आवाज़ आएगी कि ये काम करना है, इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तब हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे और ज़्यादा देर तक काम करेंगे और मोटिवेट होके उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ना, ऑप्शन डी, वो सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन। हाँ रामू जी, 2 बजे डेली शुरू कर रहे हैं हम क्लास। थोड़ा बहुत एक दिन का शायद ब्रेक ले लेंगे, अभी वो बता देंगे शेड्यूल। वीक में एक दो दिन नहीं होगी क्लास, बाकी डेली चलेगी। ऑप्शन डी, डी बता रहे हैं राम जी डी, मालवीय जी डी, रामू जी डी, शिखा जी डी। तो आप सब लोग डी बता रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं बता देता हूँ अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में क्या अंतर होता है। अपसारी चिंतन क्या होता है कि हम हर तरह से सोचते हैं, हम दिशाओं में सोचते हैं हर तरह से, कि कैसे कोई चीज़, कैसे कोई आंसर आ जाएगा, या फिर कैसे कुछ हम नया क्रिएट कर लेंगे। सृजनात्मक सोच होती है इसको, मतलब सब हर तरह से सोचते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो इस टाइप से अगर हम दिशाओं में सोचेंगे तो हम नया कुछ क्रिएट कर लेंगे। और जबकि ये अभिसारी चिंतन क्या होता है कि बहुत सारे फैक्ट आपके सामने रखे रहते हैं, कि इस क्वेश्चन के, जैसे क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये बहुत सारे आंसर हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे फैक्ट्स रखे रहते हैं। तो आप क्या है ना, इन सारे फैक्ट को सोचते हैं, इन सारे फैक्ट को एक साथ लेके सोचते हैं और एक आंसर निकालते हैं। तो ये होती है अभिसारी चिंतन, मतलब एक जगह केंद्रित होना। तो ये होता है अभिसारी चिंतन। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो ये अभिसारी चिंतन में आएगा कि हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वो अभिसारी चिंतन के द्वारा दे रहे हैं। और अपसारी चिंतन में क्या होता है कि हम कुछ क्रिएट करते हैं, हम कुछ नया बनाते हैं, दिशाओं में सोच के, अलग अलग तरीके से सोच के कुछ नया बनाते हैं। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लाइव सेशन में हम 20 क्वेश्चन ही लेने देते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। और आप बताएं वीडियो कैसा लगा, और हम धीरे धीरे यहाँ कल भी लाइव रहेंगे, तो आप लोग जुड़ें और बाकी लोगों को भी जुड़ने कहें। अभी कमेंट में आ जाएं आप लोग। थोड़ा पहली बार था तो इसलिए थोड़ा सा रह गया, दिक्कत हो गई, लेकिन आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और बेहतर करेंगे। धन्यवाद रामू जी, रक्षंदा जी, शिखा जी।